धर्मेंद्र सिंह राठौर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं धर्मेंद्र सिंह राठौर पीजीटी हिंदी राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान देहरादून उत्तराखंड। आज हम पढ़ेंगे सभी हिंदी प्रेमियों के लिए उपयोगी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की संकलित जीवनी अर्थात जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय को लेकर आपके समक्ष आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पिता सेठ रामचरण गुप्त जी का घी का पैतृक व्यवसाय था और आप कनकलता उपनाम से प्रभु श्री राम को आधार बनाकर उनकी भक्ति में रचनाएं लिखा करते थे। आपकी माता का नाम काशीबाई था। आपको अपनी मां से विशेष प्रेम एवं लगाव था। आपके बचपन का नाम लाला मदन मोहन जू था। बाद में आपके पिता ने आपका नाम मिथिलाधिप नंदिनी शरण रख दिया, जो आगे चलकर मैथिली शरण गुप्त में परिवर्तित हो गया। गुप्त जी अपने 5 भाइयों में तीसरे क्रम में थी। आपके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त जी, जो स्वयं साहित्यकार थे, आपको लेखन कार्य में प्रेरित करते थे। गुप्त जी को बचपन में पढ़ाई लिखाई और शिक्षा में अरुचि थी। वे स्कूल न जाकर पतंग उड़ाना पसंद करते थे। वे बचपन में अत्यंत ही नटखट स्वभाव के होने के साथ साथ प्रखर बुद्धि के थे। अपने घर पर ही स्वाध्याय से आपने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के साथ अनुदित रचनाओं के माध्यम से ज्ञानार्जन प्राप्त किया। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव झांसी में ही हुई। आप झांसी के रेलवे विभाग में चीफ क्लर्क पद पर भी कार्यरत रहे। गुप्त जी आधुनिक युग के महान कवि होने के साथ साथ द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि भी थे। आप द्विवेदी जी अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे और उनके ही परामर्श के आधार पर कार्य करते थे। आपने रसिकेश, रसिक बिहारी, रसिकेंद्र, मधुप, भारतीय और स्वदेश नामों से प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थीं, किंतु आप विख्यात गुप्त नाम से ही हुए। साहित्य जगत में आपको दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। कवि कर्म को निभाते हुए गुप्त जी ने नाटक और अनुवाद कार्य भी किए हैं। खड़ी बोली के प्रचार प्रसार के लिए आपने एक आंदोलन चलाया, जिसके लिए आप आज भी याद किए जाते हैं। पराधीन भारत के भारतीय समाज में आपने कुंठित भारतीयों के हृदय में अपने कवि कर्म द्वारा साहित्यिक चेतना के साथ साथ राष्ट्रीय भावना एवं चेतना का भी नवसंचार किया। आपने इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत और गौतम बुद्ध के समय के उन उपेक्षित पात्रों के उज्जवल पक्षों को प्रस्तुत किया, जिन्हें इतिहासकारों और साहित्यकारों ने कम महत्व दिया और गौड़ समझा। गुप्त जी अपनी चमत्कारिक लेखनी के माध्यम से संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय भावना और चेतना को जगाने में पूर्ण सफल रहे। फलस्वरूप वे समस्त भारतीय समाज को भी एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहे। आपका निर्मल स्वभाव एवं नारी के प्रति कोमल भावना आपकी लेखनी में स्पष्ट झलकती है। आपके पिता आपको डिप्टी कलेक्टर बनाना चाहते थे,
किंतु आपने साहित्य सेवा द्वारा राष्ट्र सेवा का संकल्प ले लिया था। गुप्त जी ने 3 विवाह किए थे। पहली 2 पत्नियों और उनसे उत्पन्न संतानों की मृत्यु ने अत्यंत गहरा आघात पहुंचाया और उन्हें झकझोर के रख दिया। गुप्त जी को अपनी तीसरी पत्नी सरयू देवी से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उर्मिला शरण गुप्त रखा गया। वे अपने जीवन के कष्टों को श्री राम की कृपा मानकर सहन कर लेते थे। आपने गांधी जी से प्रेरणा लेकर सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांतों को अपनाया। गुप्त जी असाधारण प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी थे। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी ने आपके विषय में कहा है, अपने रूप और वेशभूषा दोनों से आप इतने राष्ट्रीय हैं कि भीड़ में मिल जाने पर शीघ्र ही खोजे नहीं निकाले जा सकते हैं। सादगी, सरलता, मधुरता, सहृदयता और मुक्त हंसी आपके व्यक्तित्व की विशेषता रही है। आपकी हेमंत नामक प्रथम काव्य रचना द्विवेदी जी की प्रेरणा से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। द्विवेदी जी के अतिरिक्त गुप्त जी का अनेक साहित्यकारों से अटूट संबंध रहा, जिसमें छायावाद के चारों स्तंभ सहित अज्ञे जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, जैनेन्द्र जी, ओमकार सिंह राठौर जी आदि प्रमुख थे। आपको राजा रामपाल सिंह ने भारत भारती की रचना हेतु प्रेरित किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण 17 अप्रैल 1914 को झांसी की जेल में बंद कर दिया गया। अनेक जेलों में रहते हुए आपका गांधी जी से निकट संबंध स्थापित हुआ। प्रारंभ में गुप्त जी की रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। गुप्त जी की साहित्यिक जीवन यात्रा 1901 यानी 1901 से प्रारंभ होकर 1960 यानी 1960 तक अंतिम काव्य कृति रत्नावली तक चली। इसी साहित्यिक जीवन यात्रा में गुप्त जी ने खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, अनुवाद, आख्यान और अनेक स्वतंत्र रचनाएं की। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने गुप्त जी के साहित्य जगत को 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम काल 1901 से 1910 तक, दूसरा काल 1910 से 1925 तक तथा तीसरा चरण 1926 से 1937 तक माना जाता है। इसके बाद का काल गुप्त जी की रचनाओं का प्रौढ़ काल कहा जाता है। इस काल में गुप्त जी की ख्याति चरम सीमा पर थी। गुप्त जी को युग प्रवर्तक, युग निर्माता, राष्ट्र कवि, प्रतिनिधि कवि, महावीर के प्रसाद, आधुनिक युग के वैतालिक आदि विशेषणों के रूप में जाना जाता था। गुप्त जी जब 50 वर्ष के हुए तो देश के अनेक भागों में उनकी स्वर्ण जयंती मनाई गई। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के लोकप्रिय निदेशक आदरणीय श्री नचिकेता राउत जी ने गुप्त जी की 133वीं जयंती मनाने का संकल्प लिया और 3 अगस्त 2019 को एक भव्य कार्यक्रम का संस्थान में आयोजन किया। गुप्त जी को काशी की तुलसी मीमांसा परिषद की ओर से गांधी जी के कर कमलों द्वारा मैथिली शरण काव्य मान ग्रंथ भेंट कराया गया। गुप्त जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1937 में मंगला प्रसाद पारितोषिक, 1952 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार सम्मान, 1946 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि, 1948 में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि, 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण,
तथा गांधी जी के द्वारा जनमत के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1952 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया। गुप्त जी को आगरा और इलाहाबाद से डीलिट की उपाधि और 2 बार राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। आइए अब हम पढ़ते हैं गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं और उनके संबंध में संक्षिप्त परिचय। गुप्त जी का प्रथम ऐतिहासिक खंड काव्य रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुआ, जिसमें चित्तौड़ के राजाओं के आपसी संघर्ष से होने वाले नुकसानों और हानियों का वर्णन है। गुप्त जी का दूसरा खंड काव्य जयद्रथ वध 1910 में प्रकाशित हुआ। इसमें द्रोणाचार्य जी द्वारा चक्रव्यूह की रचना किए जाने से लेकर अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध की कथा का वर्णन है। गुप्त जी की तीसरी प्रसिद्ध काव्य रचना भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई। यह 3 खंडों में विभक्त है, अर्थात वर्तमान, भविष्य और अतीत। अतीत खंड में भारत के प्राचीन गौरव का वर्णन है। इसमें वीरता, आदर्श, सभ्यता और संस्कृति का गुणगान किया गया है। वर्तमान खंड में भारत के पतन का वर्णन है और भविष्य खंड में भारतीयों को न केवल प्रेरित किया गया है, अपितु देश के मंगल की भी कामना की गई है। यह स्वदेश प्रेम पर आधारित है। इस काव्य रचना के माध्यम से संपूर्ण देश में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी। इसी रचना के आधार पर गांधी जी ने जनमत की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र कवि की उपाधि से गुप्त जी को सम्मानित किया था। गुप्त जी की चौथी रचना किसान 1917 में प्रकाशित हुई, जिसमें किसानों की दयनीय स्थिति और दशा का वर्णन है। इसके पश्चात 1925 में पंचवटी का प्रकाशन हुआ, जिसमें राम भक्ति का वर्णन करते हुए रावण की बहन सुपर्णखा के प्रसंगों का मार्मिक एवं सजीव चित्रण किया गया है। सन 1925 में ही स्वदेश संगीत नामक 65 कविताओं का कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, जो भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाता है। सन 1928 में हिंदू, शक्ति, सैरंध्री, वक संहार और वन वैभव 5 काव्य रचनाओं का प्रकाशन हुआ। सन 1932 में प्रकाशित साकेत गुप्त जी का प्रबंध काव्य है। इसमें राम का वनगमन, उर्मिला विरह सहित कैकेयी, उर्मिला एवं भरत जैसे पात्रों के उज्ज्वल पक्ष का वर्णन है। सन 1932 में ही प्रकाशित यशोधरा गुप्त जी का प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की करुण स्थिति एवं नारी के चरित्र की गरिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन है। सन 1936 में प्रकाशित द्वापर खंड काव्य श्रीमद् भागवत पर आधारित है और श्री कृष्ण के चरित्र के उज्जवल पक्ष का वर्णन है। सन 1936 में ही प्रकाशित सिद्धराज ऐतिहासिक खंड काव्य है, जिसमें गुजरात के राजा सिद्धराज के जीवन चरित्र का सुंदर वर्णन है। सन 1940 में प्रकाशित नहुस गुप्त जी का पौराणिक खंड काव्य है। इसमें इंद्र के स्थान पर स्वर्ग के राजा के रूप में नहुस के उत्थान और पतन का चित्रण किया गया है। सन 1952 में ही गुप्त जी ने जय भारत महाकाव्य की रचना की। सन 1957 में प्रकाशित विष्णुप्रिया गुप्त जी का वर्णनात्मक खंड काव्य है। विष्णुप्रिया इसमें चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया के चरित्र के उज्जवल पक्ष को दर्शाया गया है। सन 1960 में प्रकाशित रत्नावली तुलसीदास की पत्नी रत्नावली पर आधारित मुक्तक काव्य है। इसमें रत्नावली के चरित्र का
मनोरम चित्रण है। यह अंतिम काव्य रचना है। गुप्त जी श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ महान नाटककार और अनुवादक भी थे। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकारों पर 50 वर्षों तक प्रभाव जमाने वाले युग प्रवर्तक, युग निर्माता, राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का निधन 11 दिसंबर 1964 को चिरगांव झांसी में हो गया और इस प्रकार एक महान युग का अंत हो गया। लेकिन यह निश्चित रूप से सत्य है कि कवि हमेशा अमर होते हैं।